बदायूं से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज एक बड़ी जनसभा हुई जिसमें अखिलेश यादव भी मौजूद रहे और साथ ही साथ शिवपाल यादव भी मंच पर मौजूद रहे और समाजवादी पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है वो भी वहां पर मजबूती के साथ नज़र आई। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनका चुनाव कैसा चल रहा है। सर, चंद रोज़ बचे हैं चुनाव के प्रचार ख़त्म होने के, अभी तक अपने आप को कहाँ पर देख पा रहे हैं आप? देखिए, लगभग 3 से 4 दिन अब प्रचार के बचे हुए हैं और बदायूं लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से नुक्कड़ सभाएं करके लोगों से मुलाकात करके प्रयास मेरा यही था कि हर व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया जाए। संभव नहीं होता लोकसभा चुनाव में हर गांव तक आप पहुंच जाएं, लेकिन एक अच्छा जनसमर्थन हमको मिल रहा है और काफ़ी उत्साहित हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर बूथ के कार्यकर्ता। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बड़ी सभा भी हम लोगों ने की थी, उसमें जितना भी कार्यकर्ता है या जितने भी लोग हैं काफ़ी उत्साहित दिखे, तो हमें खुशी और कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत हैं आने वाले दिनों के लिए। सर, एक चीज़ मंच पे बार बार सुनने को मिली कि पिछले बार इलेक्शन में स्ट्रांग रूम में तोता घुस गया था, तो ये तोता अब की तो नहीं घुस जाएगा? तोते की क्या कहानी है, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, पिछली 2019 में जब धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, उस समय पे मशीन जब रख दी गई थी स्ट्रांग रूम के अंदर, तो प्रशासन द्वारा आनन फानन में एक स्ट्रांग रूम को खोला गया था। वो घटना खत्म हुई, उसके बाद जब काउंटिंग वाला दिन आया, काउंटिंग हुई, तो धर्मेंद्र यादव जी के पास आज भी वो आंकड़े रखे हुए हैं कि जो आंकड़े फिजिकली वहाँ पे उनको दिए गए थे पेपर के ऊपर और जो आंकड़े ऑनलाइन वहाँ पे अवेलेबल कराए गए थे, उन दोनों में लगभग 8 से 10 हज़ार का डिफरेंस आया था वोट का। तो वो कहीं ना कहीं बहुत अहम हो जाता है, सवालिया निशान आ गया था कि क्या प्रशासन के द्वारा कोई बेईमानी हुई थी। तो जो घटना हुई थी जिसमें एक तोता था वो स्ट्रांग रूम में घुस गया और प्रशासन ने आनन फानन में ही उस स्ट्रांग रूम को बिना प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि या एजेंट को बुलाए उस स्ट्रांग रूम को खोल के जो भी किया हो, तो उसके ऊपर पता नहीं, तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी सवालिया निशान प्रशासन के ऊपर उठाता उस समय पे। इसीलिए आज उस बात को बार बार दोहराया गया कि वैसी कोई गलती होने ना पाए और हम लोगों ने अपना मोर्चा साधा हुआ है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि इस बार जहां हम लोग चुनाव में जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद भी हमारे लिए चुनाव 4 जून तक, जब तक परिणाम जिस दिन नहीं आते और जिस दिन स्ट्रांग रूम खुल के मशीनों की काउंटिंग शुरू नहीं होती, तब तक हम लोगों के लिए ये पूरा हमारा मोर्चा चलता रहेगा। तीसरे चरण में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, ख़ास तौर से आप लोगों के लिए, आपके परिवार के लिए। बदायूं भी है, फिरोज़ाबाद भी है और मैनपुरी भी है, इन सब जगहों पर तीसरे चरण में चुनाव हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है 2 चरणों के चुनाव को लेकर, क्योंकि पोलिंग हो चुकी है, और तीसरे चरण में क्या रहेगा, कुछ अंदाज़ा इस बात का लगाया आप लोगों ने? देखिए, पहले 2 चरण जो हुए हैं, जिसके अंदर पहला चरण और दूसरा चरण, दोनों में ही जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी एंड इंडिया गठबंधन दोनों की काफ़ी सीटें निकल रही हैं। कई सीटों पे आज हम लड़ाई पे हैं। और जहाँ तक तीसरे चरण की बात है, तो तीसरे चरण में भी मुझे पूरा विश्वास है, चाहे बदायूं हो, मैनपुरी हो, आपकी इटावा होगी उसमें, और फ़रखाबाद होगी, फिरोज़ाबाद होगी, ये सब वो सीटें हैं जिनको निश्चित ही बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। क्योंकि फिरोज़ाबाद में अक्षय यादव जी पिछले लगभग 1 साल से प्रचार में हैं और जन जन तक पहुंचने का प्रयास नुक्कड़ सभा करके कर रहे हैं। हर गांव उन्होंने टच कर चुके हैं अपने लोकसभा के अंदर। आदरणीय डिम्पल यादव जी उपचुनाव जीती थी, उसके बाद से क्षेत्र को छोड़ा नहीं, समय समय पे आती रही हैं और उसके बाद से अभी तो लगातार मेरे ख्याल है 3 महीने 4 महीने से प्रचार कर रही हैं। फिर हम आ जाते हैं फ़रखाबाद में डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा जनसेवी हैं, लोगों की मदद करते रहे हैं, तो उनकी भी वहाँ पे छवि अच्छी है। इटावा में प्रत्याशी हमारे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक यादव जी भी उनके प्रचार में शामिल हैं, तो अच्छा परिणाम होगा। तो ओवरऑल थर्ड चरण जो होगा उसके अंदर मैं समझता हूँ बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी सीटें जीतने जा रही है। और तीसरा चरण ही नहीं बल्कि चौथा चरण आपको पता होगा कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कन्नौज से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चौथे चरण में होगा। फिर भाई धर्मेंद्र यादव हैं, उनका आजमगढ़ है, वो छठे चरण में होगा। तो इन सभी चरणों में
कहीं ना कहीं बड़े अंतर से इंडिया गठबंधन लीड लेगा। आज मुख्यमंत्री जी की रोड शो था मैनपुरी में, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग वोटरों को अपना गुलाम समझते हैं। क्या आप लोग वाकई में गुलाम समझते हैं? देखिए, आज बड़ा दुख होता है कहते हुए कि चाहे सूबे के मुख्यमंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी आते हों, ये सभी लोग जब आते हैं तो जो अहम मुद्दे हैं उन पे ना चर्चा करके पता नहीं क्यों इधर से उधर की बात करते हैं। बदायूं में अगर आप आते हैं तो बदायूं के विकास के लिए आपने क्या किया है वो बताइए। अगर आप मैनपुरी जा रहे हैं तो मैनपुरी के लिए आपका मंत्री वहीं के हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, उन्हीं को आप चुनाव लड़वा रहे हैं, पर उन पे टूरिज्म डिपार्टमेंट है। कौन सा उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ उन्होंने काम कर दिया, कौन सी योजना का उन्होंने सफलतापूर्ण समाज के अंदर उन्होंने लागू करा दी। तो कहीं भी काम करते नहीं हैं और बातें इधर से उधर की करते रहते हैं। यहाँ पे भी बदायूं के अंदर भी प्रयास यही किया जाता है कि मुद्दे से हट के बात हो, लेकिन जनता मुद्दे से नहीं हटेगी। 14 में मुद्दे से हटाया गया, फिर 19 आया तो 19 में मुद्दे से हटाया गया, 24 में इस बार जनता ने मन बना लिया है कि वो अपने मुद्दों पे बिल्कुल दम भर के अटल रहते हुए कहीं ना कहीं अपनी बात करेगी। अमित शाह जी भी थे आपके क्षेत्र में आज, उन्होंने भी बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का न्योता हमने सबको दिया था, नहीं आए, वोट बैंक के चलते नहीं आए, और उस वोट बैंक से हम लोग नहीं डरते हैं जिसके चलते वो नहीं आए हैं। हम लोगों ने मंदिर का निर्माण वहाँ कराया। नहीं, देखिए, अब मैं ये मंदिर, राम मंदिर का जो स्थापना थी उसके लिए सिर्फ वो अपने आप को ये समझें कि अगर वही बुला सकते हैं और लोग नहीं पहुंचेंगे तो वो गलत चीज़ है। राम सबके हैं और वही एक दिन ज़रूरी नहीं है कि सबको पहुंचना है। अब तो वहाँ कभी भी कोई भी जा सकता है और ये कोई तर्क नहीं हुआ। मैं मानता हूँ कि धार्मिक मुद्दों से हटके इधर जनप्रतिनिधि को जनता के बीच में उनके विषयों के ऊपर बात करनी चाहिए। आप बदायूं के अंदर आते हैं ना, आप मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं कि क्या उसकी स्थिति है, ना आप जो सड़कों की स्थिति है उसकी बात करते हैं। नौजवानों के लिए आप रोज़गार के लिए यहाँ बदायूं में क्या करोगे, आपने उसके ऊपर चर्चा नहीं की। जो पलायन हो रहा है, जो बच्चे यहाँ से दिल्ली तक काम करने जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या करोगे। रेलवे स्टेशन पे एक ट्रेन होनी चाहिए जो बदायूं से दिल्ली तक के लिए हो, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कही, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करते हैं। तो आपके मुद्दे ही जब बिल्कुल डिफर करते हैं तो मैं समझता हूँ इसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। प्रयास हमारा ये रह रहा है कि हम जनता के बीच जाके उनकी सुने अपनी कहने से पहले, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे वो जनता के पास आके अपनी थोप रहे हैं। कहना तो एक बात होती है, थोपी जा रही है। पहला चुनाव है आपका इस तरह आम चुनाव जनता के बीच में, तो आपको लग नहीं रहा कि बड़ी परीक्षा आपकी आपके घर वालों ने ले लिया है? शिवपाल जी ने मैदान में उतार के आपकी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए बोल दिया गया कि आप अब इस राह पे चल के दिखाइए, पहले फिर साबित करिए अपने आप को। नहीं, देखिए, अग्नि परीक्षा तो नहीं मानूंगा, क्योंकि बदायूं लोकसभा से बहुत अच्छा समर्थन तो है ही है, लेकिन एक पारिवारिक रिश्ता रहा है। मैं ये कह सकता हूँ कि आज हम दूसरी पीढ़ी हैं जो यहाँ जनता की सेवा करने आ रही है, और मुझे तो खुशी इस बात की है, निश्चित ही इन कंधों पे जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि जिस क्षेत्र में कभी नेताजी ने काम किया हो, जिस क्षेत्र के क्षेत्रवासियों को धर्मेंद्र यादव जी की आदत हो, वहाँ पे आदित्य यादव के ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। लेकिन मुझे पूर्णता विश्वास है कि जिस तरीके से हमारे नेताओं ने काम किया है, उन्हीं को अपनी प्रेरणा मानते हुए मैं उनके उम्मीदों पे, जनता की उम्मीदों पे खरा उतरूंगा। एक आखिरी सवाल और था, बहुत छोटा सवाल था। आपकी छवि को इधर खराब करने की कोशिश की गई, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा, मुद्दों की कमी है। अगर मुद्दे होते आज भारतीय जनता के पार्टी के पास तो शायद वो उसके ऊपर बात करते, लेकिन बदायूं के अंदर उन्होंने कोई काम किया नहीं है। जो प्रत्याशी हैं वो पूरी तरीके से डिमोरलाइज हो चुके हैं, उनके पसीने छूट जाते हैं बात बात पे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये तो कुछ भी नहीं है। वो हो सकता है कि आज जो ट्रेंड चल रहा है, AI डेवलप्ड वीडियो भी हमारी निकाल के दे देंगे। तो उन चीज़ों से वो एक मैं समझता हूँ बिलो द बेल्ट जिसको कहा जाता है, बहुत ही ओछी राजनीति है ये, जिसके अंदर अगर आप व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं तो व्यक्तिगत कटाक्ष हम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बड़ों का सम्मान, मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है कि हमारा राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन कोई दुश्मन थोड़ी है हमारे। चाहे जो प्रत्याशी दुर्विजय हैं वो हों, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो,
विचारधारा मेरी उनसे अलग है, लेकिन मेरे दुश्मन नहीं। लेकिन वो तो ऐसा लगता है कि दुश्मनी ही निकालने पे उतरे हुए हैं, तो अब कोई क्या कर सकता है उसमें। जीत पक्की मान के चल रहे हैं इस बार? मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जनता का समर्थन बहुत अच्छा मिलेगा। मेरा यही मानना है कि एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा बदायूं के अंदर, बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी की जीत होगी। लेकिन मैं अभी प्रयास ये कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों का वोट बूथ तक पहुँच सके, क्योंकि प्रशासन के द्वारा, सरकार द्वारा दबाव बनाने का प्रयास किया गया है कार्यक्रमों में भी, और वोटिंग के दिन भी बनाया जाएगा। लेकिन आज का जोश देख के, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन सुन के, मैं पूर्णतः इस बात से संतुष्ट हूँ कि एक बहुत बड़े ऊर्जा का संचार आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता में और हमारे वर्कर में किया है, जो आपको आने वाली 7 तारीख को दिखाई देगा। शुक्रिया। आदित्य यादव जी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, बड़े ही बेबाक नेता हैं और हर सवाल का जवाब वो बड़ी ही बेबाकी के साथ देते हैं। तमाम मुद्दों पर उनसे बात हुई और उन्होंने हर मुद्दे को बड़ी ही सहजता और सरलता के साथ बताया। कैमरामैन अमरीश राजवंशी के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, बदायूं।